नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और आज की ये वीडियो जो होगी हमारी ये यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड की जो नई भर्ती आने वाली है, जिसमें आप लोगों का रिक्रूटमेंट ज्वाइनिंग होगा, उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ओके, इस वीडियो में हम लोग टोटल टॉप 30 साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये साइंस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपका भी टारगेट है यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व कौन सा है। मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी आयरन, सी कैल्शियम, डी सोडियम। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व कौन सा है। तो वो है आयरन। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आयरन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है हमारा कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। ओजोन जो गैस होती है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है O2, बी O3, सी O4 और डी है O2H। कमेंट करके बता दीजिए आप लोग कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र है O3। ओके, O3 जो है ये ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आएंगे हम लोग। क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या कहता है कि किस प्रक्रिया से ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। कि कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सीधे जो ठोस है वो गैस में बदल जाता है। ऑप्शन ए गलन, बी वाष्पीकरण, सी है ऊर्ध्वपतन और डी है संघनन। कमेंट करके बताइए आप लोग कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जो ठोस है वो सीधे गैस में बदल जाता है। तो जो ठोस है वो गैस में बदलता है, उस प्रक्रिया का नाम है ऊर्ध्वापातन। ओके, ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वापातन नाम है उस प्रक्रिया का जिससे ठोस जो है वो सीधे गैस में बदल जाता है। ओके, याद रखेंगे आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी है 5। मतलब जो हमारा दिल है उसको घर मान लो, तो उस घर में कितने कमरे हैं ये पूछा जा रहा है कि हमारे दिल में कितने कमरे होते हैं, आप लोग बताओ। तो दिल के आप लोग बोलोगे 2 कमरे होते हैं, एक घर वालों के लिए और एक प्रेमिका के लिए, जो कि गलत है। 4 कमरे होते हैं भाई। ओके, 2 अट्रियम, 2 वेंट्रिकल, ऊपर वाले अट्रियम नीचे वाले वेंट्रिकल। मान लो कि ऐसे 4 कमरे होते हैं। हमारे जो दिल है ना उसको ऐसे मान लो तो उसके 4 कमरे हैं। ऊपर वाले अट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। ओके, नीचे वाले वेंट्रिकल, ऊपर वाले अट्रियम। ओके, याद रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल पे यूपी होमगार्ड, पुलिस कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डेली लेकर आते हैं। डेली रेगुलरली हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करके इस चैनल का बता दो। चैनल अभी नया नया है, ग्रो हो रहा है, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ चलिए। हम लोग बहुत जल्द अचीव कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। मतलब डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है इस सवाल में। ऑप्शन ए है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, बी है डाइऑक्सी नेचुरल एसिड, सी है डबल नाइट्रोजन एसिड और डी है नन। कमेंट करके बता दीजिए आप लोग कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये डीएनए का फुल फॉर्म है। आसान है, याद रखना बस। ओके, याद रखना ही पड़ेगा, एग्जाम में यही सब सवाल आते हैं। ऐसे बेसिक लेवल के कुछ सवाल बेसिक आते हैं, कुछ मीडियम आएंगे, कुछ हार्ड आएंगे, ऐसा ही होता है। ओके, तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए ओम, बी वाट, सी एम्पियर और डी है वोल्ट। कमेंट करके बताओ कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई कुछ लोग वोल्ट करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। ओके, वोल्ट नहीं है, एम्पियर है। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है ना दोस्तों वो है एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर। ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाल ग्रह हम लोग बोलते हैं मंगल को। ओके, लाल ग्रह बोलते हैं मंगल को। ओके, लाल ग्रह किसको बोला जाता है, मंगल को, याद रहेगा। और सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध हो गया। ओके, और पृथ्वी का जो ट्विन बोला जाता है, मतलब पृथ्वी का जुड़वा बहन, जुड़वा भाई बोला जाता है, वो शुक्र को बोला जाता है। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है हमारे पूरे सौरमंडल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। 8th क्वेश्चन क्या कहता है कि इंसुलिन किस अंग में बनता है। जो इंसुलिन है ये किस अंग में बनता है। ऑप्शन ए किडनी, बी यकृत, सी अन्ननाल और डी है अग्नाशय। बताइए,
कि जो इंसुलिन है ये किस अंग में बनता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बायोलॉजी का ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो इंसुलिन है ना दोस्तों, ये बनता है हमारे अग्नाशय में। ओके, आपके मेरे सबके अग्नाशय में ही इंसुलिन बन रहा है। एलियन का पता नहीं, लेकिन आपके हमारे तो अग्नाशय में ही बनता है इंसुलिन। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस अवस्था में होता है। ध्वनि का जो वेग है ये सबसे अधिक जो है वो किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव्य, सी गैस और डी है निर्वात। तो ध्वनि का जो वेग है, मतलब ध्वनि की स्पीड है, वो सबसे तेज होती है ठोस में। अभी आप जिस तख्त पर बैठे हैं या जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसको बजा कर देखोगे ना, ठोक कर देखोगे तो आवाज़ आएगी। लेकिन अगर पानी में बैठ के, मतलब स्विमिंग पूल पे बैठ के अगर बजाओगे ना पानी को अंदर हाथ करके पानी के अंदर, तो वो आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो ठोस में जो ध्वनि है ये सबसे तेज चलती है। ओके, और निर्वात में लाइट सबसे तेज चलती है। ओके, प्रकाश जो है वो निर्वात में सबसे तेज है। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 10th पर हमारे। 10th क्या कहता है कि F=ma किसका नियम है। F=ma ये किसका नियम है। ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम, बी न्यूटन का द्वितीय नियम, सी न्यूटन का तृतीय नियम और डी है गुरुत्वाकर्षण नियम। बताओ कमेंट करके कि ये न्यूटन का कौन सा नियम है। तो ये न्यूटन का दूसरा नियम है। तीसरा नियम तो हर कोई जानता है कि आप सामने से चांटा मारोगे तो हम यहाँ से चांटा मार देंगे, ये तीसरा नियम हो गया। ये तीसरा नियम तो नहीं है। ठीक है, पहला नियम भी नहीं है, ये है दूसरा नियम। तीसरा नियम तो रील वाले खूब अच्छे से जानते होंगे, जो रील पे एक्टिव है उनको तो पता ही होगा तीसरा नियम कौन सा है न्यूटन का। ओके, आएंगे क्वेश्चन नंबर 11th पे। अब देखो भाई 10 सवाल हमने किए हैं अभी तक, 10 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट कर दो। ऊपर वाले 10 आसान थे, अब यहाँ से थोड़ा सा टफनेस बढ़ेगा। ओके, क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए एनीमिया, बी स्कर्वी, सी रिकेट्स और डी है नाइट ब्लाइंडनेस। कमेंट करो, बताओ आप लोग कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आप लोग कमेंट कीजिए। जब आप लोग कमेंट करते हो ना तो पता चलता है कि आप लोगों को आंसर आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है सब कुछ। ओके, और साथ में ये भी कमेंट कर दिया करो आप लोग कि कहाँ से देख रहे हो, कौन से ज़िले से देख रहे हो आप। तो स्कर्वी जो है ना ये विटामिन सी की कमी से होती है। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होती है। याद रखेंगे आप लोग, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी, स्कर्वी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। 12th क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य की ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए फ्यूजन, बी फिजन, सी कंबशन और डी है ऑक्सीडेशन। बताओ सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है वो कौन सी प्रक्रिया है। तो वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, फ्यूजन यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में फ्यूजन है तो फ्यूजन सही है, नहीं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है असल में। सूर्य का ऊर्जा स्रोत जो है प्रक्रिया है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आता है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ गए। ये क्या कहता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन किससे संबंधित है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ऊष्मा, बी प्रकाश, सी चुंबकत्व और डी है ध्वनि। ब्लैक बॉडी रेडिएशन किससे संबंधित है, यही हमारा सवाल है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन संबंधित है प्रकाश से। ओके, प्रकाश से संबंधित है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत खतरनाक चीज़ है। आपको पता है कि जो काला रंग आप देख रहे हो ना वो असल में पूरा ब्लैक अब्जॉर्ब नहीं कर रहा। ओके, एक ब्लैक कलर ऐसा आता है कि जो आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। एक ब्लैक कलर ऐसा भी होता है वो क्योंकि कोई लाइट आपको रिफ्लेक्ट नहीं करता इसलिए वो दिखता नहीं है बिल्कुल भी। ओके, क्वेश्चन 14 पे आएंगे। चलो वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, अभी समझोगे नहीं। क्वेश्चन 14 क्या कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए है फिबुला, बी है फीमर, ए है रेडियस, डी है ह्यूमरस। बताओ मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है ना वो है हमारे जांघ की फीमर हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कान की स्टेपीज। ओके, कान की स्टेपीज सबसे छोटी और जांघ की फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। ओके, याद रहेगा। अब सर अब बोलेंगे कुछ लोग सर आपको ही थोड़ी याद रहता, हमको भी याद रहता है, एग्जाम हमको ही देना है ना। ठीक है, क्वेश्चन 15 पे आएंगे। 15 क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। देखो एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप आज से ही रेगुलर होकर के वीडियोस देख रहे हो अपने यूपी होमगार्ड वाले, तो आपका मतलब एग्ज़ाम के टाइम तक बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा। जीके पे, जीएस पे, करंट अफेयर पे, साइंस पे बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा, गजब वाला। बस वीडियोस आप फॉलो करना। ओके, ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी बैकरल, सी रोएंटजन और डी है थॉमसन। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है। आप लोग बताओ कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है। तो रेडियो धर्मिता की खोज की है हमारे बैकरल चाचा ने। ओके, आपके घर के बगल में एक बैकरल चाचा रहते हैं,
उन्हीं से जाके पूछोगे ना तो वो बताएंगे कि मैंने ही कल परसों रेडियोधर्मिता की खोज की है। ओके क्वेश्चन 16 पे आएंगे। 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। अब ये बताओ, लो बताओ, जो ऑक्सीजन सांस ले रहे हो उसकी खोज कोई कर रहा है, बनाएगा थोड़ी, खोज ही कर सकते हैं ना। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की। ऑप्शन ए प्रिस्टले, बी डाल्टन, सी बोहर और डी न्यूटन। बताओ ऑक्सीजन की खोज किसने की है। ऑक्सीजन की खोज कुछ लोग कर देंगे न्यूटन, भाई हर चीज़ न्यूटन ही थोड़ी खोजेंगे, और भी दुनिया में वैज्ञानिक थे, न्यूटन एक अकेले थोड़ी महान आत्मा पैदा हुए थे, न्यूटन नहीं है। बताओ ऑक्सीजन की खोज किसने की है। तो ऑक्सीजन की खोज की है भाई प्रिस्टले ने। ओके, प्रिस्टले एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑक्सीजन ही खोज दिया। मतलब ऑक्सीजन पहले से ही था, बस नाम दे दिए कि ऑक्सीजन नाम का कुछ है जिसको हम सांस लेते हैं। ओके, बना थोड़ी सकते हैं, भगवान नहीं है। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। 17 है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होती है। ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे में अगर रख दो तो पानी पानी हो जाएगी, है ना। सिंपल बात में, सिंपल भाषा में यही समझाएं कि कमरे में रख दोगे तो पानी पानी हो जाएगी, ऐसी कौन सी धातु है। ऑप्शन ए सोडियम, बी पारा, सी जस्ता, डी है टाइटेनियम। भाई सोडियम कभी कमरे में रखना मत, खुले में आग लग जाएगा, घर जल जाएगा, फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा, बहुत तेज रिएक्ट करता है हवा में ये सोडियम। तो सोडियम तो रख ही नहीं सकते कमरे में। मतलब कमरे में मिट्टी के तेल में डाल के रखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पानी में या खुला छोड़ दिए तो आग पकड़ लेगा। ओके, पारा, ये मर्क्यूरी ऐसी चीज़ है जिसको आप कमरे के तापमान पे छोड़ दोगे ना तो कमरे में पूरा पिघल जाएगा और पानी पानी कर देगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 क्वेश्चन क्या है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। पौधे भी है ना, वो मतलब कढ़ाई और कुकर वगैरह लेकर के खाना बनाने का तैयारी करते हैं, तो वो किस प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन ए श्वासन, बी अपघटन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी है परासरण। बताओ जो पौधे जिस प्रक्रिया से खाना बनाते हैं, हम तो बोलते हैं खाना बनाना, लेकिन पौधे उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ओके, पौधे का खाना बनाने का प्रक्रिया जो है उसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जिसमें लगती हैं दो चीज़ें, दो नहीं लगती तो 3-4 चीज़ें, एक तो सनलाइट चाहिए, एक पानी चाहिए और एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, मेनली ये 3 चीज़ चाहिए। ओके, थोड़ा छोटा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है कि कैपेसिटेंस का एसआई इकाई क्या है। स्पार्श धारिता। ओके, स्पार्श धारिता यानी जिसको इंग्लिश में कैपेसिटेंस बोला जाता है, इसकी एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए ओम, बी फैराड, सी सेकेंड, डी हेनरी। बताओ कि स्पार्श धारिता यानी कैपेसिटेंस का एसआई इकाई क्या है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि स्पार्श धारिता का एसआई इकाई क्या है। तो इसका एसआई इकाई जो है ना वो है फैराड। ओके, फैराड है स्पार्श धारिता का एसआई इकाई जो है फैराड है। कैपेसिटर जो होते हैं कुछ गोल होते हैं, कुछ पैरेलल प्लेट होते हैं। ज़्यादा फेमस जो है वो पैरेलल प्लेट वाला, स्फेरिकल वाला ज़्यादा नहीं फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। 20 क्या कहता है कि दुधिया कांच यानी मिल्की ग्लास किस कारण दिखाई देता है। दुधिया कांच यानी मिल्की ग्लास जो है ये किस कारण दिखाई देता है। ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन और डी विवर्तन। बताओ कि दुधिया कांच जो है ये मिल्की ग्लास जो है वो किस कारण दिखाई देता है। मिल्की ग्लास, तो मिल्की ग्लास जो दिखाई देता है ना दोस्तों, ये दिखाई देता है प्रकीर्णन की वजह से। प्रकीर्णन की वजह से जो है ये मिल्की ग्लास दिखाई देता है दुधिया कांच। ठीक है, ठीक है, मिल्की ग्लास जो है ये प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। 20 सवाल हो गए भाई। 20 में से आप बताओ कितने सही किए हो। ये 20 सवाल थोड़े से अच्छे लेवल के थे, तो 20 में से कितना सही किए हो बताओ जल्दी से कमेंट करके यहाँ तक। और आते हैं 21वें नंबर पे। एक्वारीजिया किस मिश्रण को कहा जाता है। एक्वारीजिया जो है ये किस मिश्रण को कहा जाता है। एक्वारीजिया इतना खतरनाक है कि अगर इसमें सोना रख दोगे ना तो वो सोना ही पिघला देगा। वो आते हैं ना गांव में घूम घूम के सोना साफ़ करने वाले कि लाओ दे दो, सोने में चमक ला देंगे, गंदगी हट जाएगी। उनको देना मत कभी, सोना पिघला के निकाल के लेके चले जाते हैं। आपके सोने का वजन कम हो जाएगा, चमक तो आ जाएगी लेकिन वजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सवाल पे आते हैं। बताओ एक्वारीजिया जो है ये किस मिश्रण को कहा जाता है। ऑप्शन ए H2SO4 प्लस HNO3, बी है HCl प्लस H2SO4, सी है HNO3 प्लस HCl और डी है HCl प्लस H2O। बताओ एक्वारीजिया जब इतना खतरनाक है तो इसका मतलब उसमें खतरनाक केमिकल लगेंगे। और ये जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ये बहुत खतरनाक है। ओके, तो ये दोनों मिलके जब आते हैं साथ में तो आपका क्या बनता है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया बनता है, नहीं गलत बता दिया, HNO3 प्लस HCl जब मिलते हैं तब जाके आपका एक्वारीजिया बनता है। ठीक है, एक्वारीजिया। ठीक है, आएंगे आप लोग। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। हम लोग 21 तक आपका हो गया है। इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो।
ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये बिल्कुल क्लियर है। HNO3 और HCl जब दोनों मिलते हैं ना तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। इसको खतरनाक मैं इसलिए बोला कि अगर इसको इंडिविजुअली आप लोग यूज़ करोगे ना, H2SO4 को अगर इंडिविजुअल यूज़ करोगे तो ये बहुत खतरनाक है। इसको केमिकल का राजा बोला जाता है, एक तरीके से मान सकते हो। ये अकेला जो है इसको एसिड्स का राजा बोला जाता है, सबसे खतरनाक एसिड होता है, ठीक है। लेकिन ये जब इसके साथ मिलता है तो उतना खतरनाक नहीं रह जाता। लेकिन जब HNO3 जो है ना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी HCl के साथ मिलेगा तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, एक्वारीजिया बना देगा। तो एक्वारीजिया का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। 22 क्या कहता है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से बनेगा। ऑप्शन ए बी बी सी डी और डी है ऑप्शन विटामिन के। बताओ कौन सा सही है आपके हिसाब से कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से बनता है। तो विटामिन डी जो है ना, विटामिन डी, कुछ लोग विटामिन बोलेंगे प्रीमियम दिखने के लिए, तो विटामिन डी मतलब विटामिन डी, चलो मान लो विटामिन डी जो है ना ये सूर्य के प्रकाश से बनता है। ओके, होता हमारे शरीर में ही है, लेकिन जब सूरज की रोशनी हमारे शरीर पे पड़ती है तो ये विटामिन हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाता है सूरज की रोशनी मिलते ही, ठीक है। क्वेश्चन 23 पे आएंगे। 23 को क्या बोला जाता है, बोला क्या जाता है 23 क्वेश्चन क्या है कि कौन सी गैस को हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है। कौन सी गैस है जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं। ऑप्शन ए CO2, बी Na2O, सी है SO2 और डी है CO। बताओ कौन सी गैस को लाफिंग गैस बोलते हैं। बताओ भाई, CO2 कैसे लाफिंग हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने लोगों की हंसी छीन ली है, ये लाफिंग गैस हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी खतरनाक है। सल्फर डाइऑक्साइड ये और ख़तरनाक है ना। तो ये सब गैस हंसा नहीं सकती, ये हंसी छीन सकती हैं ज़िंदगी से। तो जो सही है ना वो है N2O। N2O को क्या बोला जाता है, लाफिंग गैस यानी हास्य गैस बोला जाता है। ओके, आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आगे। 24 क्या है कि मानव रक्त का pH कितना होता है। मानव रक्त का pH कितना होता है, 24 नंबर सवाल यही पूछ रहा है कि मानव रक्त का pH कितना है। ऑप्शन ए 5.5, बी 6.0, सी है 7.4 और डी है 8.0। तो कमेंट करके बताइए कि मानव रक्त का pH लगभग कितना होता है। तो मानव रक्त का जो pH है ना दोस्तों वो लगभग 7.4 होता है, ठीक है। लगभग 7.4 जो होता है वो मानव रक्त का pH होता है। आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का pH बताओ। और एकदम साफ एकदम क्लियर पानी का जो pH है वो होता है 7, ठीक है, एकदम क्लियर पानी का। ओके, आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब हम लोग 25 क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि ऊष्मा का संचारण सबसे कम किस में होता है। ऊष्मा का संचारण सबसे कम किस में होता है। ऑप्शन ए धातु, बी ठोस, सी द्रव्य, डी गैस। बताओ कि ऊष्मा का संचारण सबसे कम किस में होता है। तो ऊष्मा का जो संचारण है ना दोस्तों सबसे कम गैस में ही होता है, ठीक है। गैस में ही ऊष्मा का संचारण सबसे कम होता है, याद रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। 26 है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। ऑप्शन ए डेसिबल, बी हर्ट्ज, सी जूल, डी वाट। आप लोगों ने सुना नहीं है क्या, मैच देखने वालों को पता होगा कि जब धोनी या विराट कोहली स्टेडियम में आते हैं तो जो लोगों के चिल्लाने की आवाज़ है वो इतने डेसिबल हो जाती है। समझ गए आंसर क्या है, डेसिबल है। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई जो है ना वो डेसिबल है। जब धोनी मैदान में आते हैं तो इतना डेसिबल हो जाता है, उतना डेसिबल हो जाता है, पता नहीं कितना हो जाता है, मुझे तो नहीं पता, आप लोग बताना, लेकिन हो जाता है डेसिबल में चिल्लाने का। ओके, तो लोग चिल्लाते हैं तो क्या निकलती है, चीख, लेकिन चीख होती है ध्वनि, है ना, चीख भी तो ध्वनि है। डेसिबल सही है ऑप्शन बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे। चलो इसका बताओ H2O2 क्या होता है। H2O तो हर रील वाले को पता है कि वाटर है, लेकिन H2O2 क्या है ये बता दो, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि रील वाली इंडस्ट्री से अलग पड़ रहे हो आप लोग। पानी तो नहीं है, पानी H2O होता है। ऑप्शन बी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सी है ऑक्साइड, डी है अम्ल। अम्ल भी नहीं है, ये बी और सी में से कुछ कुछ लग रहा है। अब आप लोग बता दो क्या है इन दोनों में से। अब यहाँ पर तो कमेंट कर दो कम से कम, किसी आंसर का कमेंट नहीं किया तो कम से कम इसका तो कर देना तो इसका है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोला जाता है। ये रील वालों को नहीं पता होगा, तो अगली बार कहीं लिखा है ना H2O रील में तो नीचे लिख देना H2O2 क्या है ये बताओ, ठीक। क्वेश्चन 28 पे आएंगे। 28 क्या होता है कि किस तत्व को जीवन तत्व कहा जाता है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जीवन तत्व कहा जाता है। ऑप्शन ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। बताओ कि कौन सा तत्व है जिसको जीवन तत्व कहा जाता है। तो जीवन तत्व हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन को, नहीं यार गलत बोल रहे हो, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन है।
जीवन तत्व कार्बन है, लेकिन जीवन लेने वाला तत्व कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जीवन लेने वाला तत्व है, लेकिन जो जीवन वाला तत्व है वो है कार्बन। क्योंकि बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारे पौधे, बहुत सारे जानवर, हम यहाँ तक कि हम लोग, सब लोग जो है ना कार्बन से ही बने हुए हैं। और कार्बन की वजह से ही हमारी जो धरती है इसका टेम्परेचर मेंटेन था, वो तो हम लोग ख़राब कर रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग ला करके, कार्बन की गलती थोड़ी है। क्वेश्चन 29 पे आएंगे। 29 क्या कहता है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए पेट, बी छोटी आंत, सी मुंह, डी है भोजन नली। बताओ जो मनुष्य में पाचन है ये कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में पाचन जो है ना दोस्तों ये मुंह से स्टार्ट हो जाता है। आपने मुंह में ही 50% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो मुंह में ही पच जाता है। ओके, मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है 50% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो पाचन कहाँ से शुरू होता है मानव शरीर में? तो वो होता है मुंह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। 30 क्या है कि किस ऊर्जा को ग्रीन एनर्जी कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयला ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी डीजल ऊर्जा, डी है परमाणु ऊर्जा। बताओ तो किस ऊर्जा को ग्रीन एनर्जी कहा जाता है? ग्रीन एनर्जी किसे कहा जाता है? आप लोग बताओ ग्रीन एनर्जी किसे कहते हैं? तो ग्रीन एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो बिना किसी केमिकल के बन जाए, मतलब बिना किसी केमिकल के या पेड़ के या पौधों को जलाए नुकसान किए बन जाए, तो उसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। जो हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, जिसको हम लोग यूज़ करें लॉन्ग टर्म में और हमारा पर्यावरण भी नुकसान ना हो, तो ये है सौर ऊर्जा। ठीक है, मतलब सूरज की रोशनी आ रही है, नीचे हमने तवे जैसा प्लेट लगा दिया जिसको सोलर प्लेट बोल दिया, और वो लाइट को यूज़ करके हमको बिजली दे रहा है, सूरज की रोशनी को यूज़ करके बिजली दे रहा है ना। तो ये तो मतलब हो गया, 30 क्वेश्चन हमने कर लिए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे ये। हो सकता है कुछ को ये सवाल बहुत हार्ड लगे हों, कुछ को हो सकता है आसान लगे हों, अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक कर लेना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ये ऐसी वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे जो आपके यूपी होमगार्ड सिलेक्शन के सपने को पूरा करेंगी। और रेलवे ग्रुप डी और बाकी एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पे वीडियो आएंगी। साथ में हम लोग नए नए जॉब अपडेट्स भी लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है। तो बस सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करके आप लोग प्यार दीजिए, चैनल को बड़ा कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो और वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग खुल के कमेंट कर सकते हो, हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।